इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन ही हुआ किस लिए? ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक सोर्स मिल जाए जो नॉन रिप्लेसेबल हो, जिसे रिप्लेस ना करना पड़े, जिसे बदलना ना पड़े। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स था केवल सेल। सेल नॉन रिचार्जेबल प्राइमरी सेल्स बनाओ, यूज करो, फेंक दो, फिर नया बनाओ, फिर यूज करो, फिर फेंक दो। और कोई सोर्स नहीं था इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एक ऐसा सोर्स डेवलप हो गया जिसे आपने बार बार बदलना नहीं है, बार बार चेंज नहीं करना आपने। सिंपल सी बात है, जेनरेटर। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये सब हमारे पास किसी ना किसी जनरेटर से ही आ रही है। जनरेटर से ही आ रही है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, डैम पर बनने वाली, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है कोयले को जलाकर बनने वाली, या न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी है यूरेनियम को न्यूक्लियर फिशन से। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है एक जनरेटर से। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हम यूज कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी में और सेल वाली इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके घर इन्वर्टर पर एक बैटरी लगी होती है, बैटरी से डायरेक्टली अगर आप जोड़ दो, कोई भी अपने घर का अप्लायंस नहीं काम करेगा। एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, आप ऐसे 20 बैटरी लेकर के 240 वोल्ट बना लो सीरीज में जोड़कर, और उस 240 वोल्ट से अपना पंखा, एसी, कूलर, कोई चीज जोड़ दो, नहीं कहाँ चलेगा, चलेगा ही नहीं। विद इन फ्यू मिनट्स उसमें से धुएं उड़ जाएंगे। चलेगा तो है ही नहीं, धुआं और उड़ जाएगा, उसमें से खराब और हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी हम तक आ रही है, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट समझने से पहले हम समझें कि डीसी क्या है। और डीसी भी नहीं, हमें समझना स्टेडी करंट। जो सेल से मिलती है वो हमें स्टेडी करंट मिलती है। सेल से किसी भी या बैटरी से जो करंट मिलती है वो स्टेडी करंट होती है। इस स्टेडी करंट का मीनिंग है क्या? एक आपके पास ये सेल है, ईएमएफ इसका ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस में जीरो कह रहा हूं। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसे आपने जोड़ा और साथ में लगा दिया क्या? एक एमीटर। तो जैसे ही यहां से आप स्विच ऑन करेंगे, सर्किट क्लोज करेंगे, आपका इस एमीटर की नीडल जीरो से एक सर्टेन सर्टेन रीडिंग पर जाकर रुक जाएगी। सपोज 0.5 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो 0.5 एम्पियर पर रुक गई। ये स्टैंडर्ड सेल है। अब आप 1 मिनट के लिए करंट इसमें भेजे रखें, 1 सेकेंड के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जब तक सेल एग्जॉस्ट नहीं होता ये करंट 0.5 एम्पियर ही बनी रहेगी। न इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना है और न इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन भी क्या रहेगी? अभी आपने सेल को लगाया हुआ है, सेल इस सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ड्राइव कर रहा है। ये सोर्स है जो करंट भेजता है, करंट ड्राइव करता है, भेजता नहीं, एक्चुअली ड्राइव करता है। वो तो है पहले पहले ही है सर्किट के अंदर सब कुछ, ये तो केवल उसको ड्राइव कर देता है। तो ना करंट की डायरेक्शन बदलने वाली, ना करंट का एम्पलीट्यूड बदलने वाला, इस टाइप के करंट को बोलते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी करंट इसे हम बोलते हैं, बंधी हुई करंट। डीसी इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है, लेकिन ये भी एक तरह की डीसी ही है। स्टेडी करंट हमें जो अवेलेबल है हमारे इलेक्ट्रिक मीटर से, वो ये स्टेडी करंट नहीं है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग, इसके नाम में आ रहा वर्ड ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, ऑल्टर का मतलब होता है बदलना। ये करंट फिक्स नहीं है,
बदलती रहती है टाइम के साथ साथ, बदलती रहती है, ना वोल्टेज फिक्स है ना करंट फिक्स है। वोल्टेज और करंट दोनों बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ। कैसा इसका वेरिएशन होता है, क्यों ये बदलते रहते हैं, क्यों ये वोल्टेज और करंट बदलते हैं, और क्या इनके बदलने का पैटर्न है, किस पैटर्न पर बदलते हैं ये, क्या तरीका है इनके घटने बढ़ने का और डायरेक्शन के रिवर्स होने का। इसे समझने के लिए हम समझेंगे कि ये जनरेट कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है। एनसीईआरटी में भी और बाकी दुनिया की हर किताब में एसी जनरेटर एसी चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक दिया हुआ है। या तो मैं मूर्ख हूं या वो सब मूर्ख है। ऑल्टरनेटिंग करंट तभी समझ आ पाएगी जब आप समझ लें कि ये जनरेट कैसे हो रही है, क्यों ये फ्लक्चुएट हो रही है, क्यों ये घट बढ़ रही है, क्यों इसकी डायरेक्शन बदल रही है। उसके बाद अगर आप ये समझ लेंगे कि क्यों ये बदल रही है, क्यों ये घट बढ़ रही है, तो इसके सारी प्रॉपर्टीज, इसके सारे बिहेवियर को स्टडी करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये कैसे पता लगेगा कि क्यों जनरेट, क्यों ये बढ़ रही है घट रही है, क्यों ये ऑल्टरनेट हो रही है, ये पता लगेगा एसी जनरेटर की स्टडी से। तो अब हम कर रहे हैं एसी जनरेटर। जिसे एसी जनरेटर का फंक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग समझ आ जाए, उसको बाकी पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। डराने वाली बात नहीं है, हकीकत की बात है। एसी जनरेटर की वर्किंग, इसका फिनोमिनन अगर समझ नहीं आया तो इसके बाद का चैप्टर आपको रटना पड़ेगा, समझ नहीं पाओगे। ये टॉपिक बीच में मैं इसीलिए कराता हूं ताकि ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर आप समझ जाए, वो क्यों घट रही बढ़ रही है और किस रूप में घट रही बढ़ रही है, क्यों बदल रही है, किस तरीके से बदल रही है। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है? सिंपल सी बात, एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का भी कौन सा रूप? ऑल्टरनेटिंग करंट। जनरेटर दोनों तरह के होते हैं, एसी भी होता है डीसी भी होता है। थोड़ा सा मामूली सा चेंज है, दोनों में डिफरेंस है। काम, वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है। उसे हम एसी के बाद में पढ़ लेंगे, छोटा सा एक डिफरेंस। तो एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा जुगाड़ जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कौन सी इलेक्ट्रिक एनर्जी में? जिसमें करंट और वोल्टेज पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं, तब हम उसे कहेंगे क्या? एसी जनरेटर। राइट। क्या इसका स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, समझने के लिए तो बिल्कुल सिंपल है। प्रिंसिपल इसका क्या? इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या? whenever there is change in magnetic flux linked with a circuit, EMF is induced. If circuit is closed, induced current flow through the circuit. सिंपल सा फिनोमिनन है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कैसे कराना है ये तो आपके ऊपर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कैसे कराना है ये आपके ऊपर है। जितने भी हमारे आर्टिफिशियल मोशंस हैं, आर्टिफिशियल मोशंस हैं जितने भी हमारे मशीन्स के जितने ही मोशन है, उनमें सबसे आसान मोशन है रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना। किसी भी चीज को घुमा देना सबसे आसान होता है। आपको सिंपली एक एक्सिस पर फिक्स करना है और एक टॉर्क आपने अप्लाई करना है, घूमना शुरू कर दिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ चेंज किया जाता है घुमाकर, रोटेट करके। किसे रोटेट करोगे? जिस सर्किट या जिस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने चेंज करना है उसे रोटेट करना है। कहाँ रोटेट करना है?
मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? परमानेंट मैग्नेट से आप मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए। परमानेंट मैग्नेट से आप मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कॉइल को रोटेट कर दीजिए। रोटेट जब आप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंटरसेप्शन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। आपको कहीं ले जानी नहीं कॉइल, ना कॉइल के पास मैग्नेट लाना, ना मैग्नेट से दूर कॉइल को लेके जाना, केवल रोटेट करना है, केवल रोटेट करना है। लेकिन रोटेशन में एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? ये कॉइल है, इस कॉइल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा दिए दोनों तरफ। नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, और अब मैंने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी पास हो जाएंगी। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लीव विद द कॉइल। और जब ये ऐसे आई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो यहाँ से निकल गई या यहाँ से निकल गई, इस कॉइल के एरिया में से, इस कॉइल के क्रॉस सेक्शन में से पास होकर नहीं गई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल जीरो, डिक्रीज हो गया। आगे बढ़ेंगे तो जीरो से सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत आसान है। मैग्नेट के पोल्स के बीच में ऐसे रखिए और किसी भी तरीके से घुमाना शुरू कर दीजिए। आपके घर जो जनरेटर या शादी में फंक्शन में जनरेटर आता है, उसके दो पार्ट है। एक पार्ट है इंजन, जहां जो कन्वर्ट करता है डीजल की केमिकल एनर्जी को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में, और उसके इंजन के पास जो छोटा रखा हुआ है गोल, वो एक्चुअली जनरेटर है। वो जनरेटर क्या करता है? इस रोटेशनल मोशन मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर आप उस जनरेटर को किसी और तरीके से घुमाना शुरू कर दें, आप हाथ से पकड़ कर घुमा दो, अगर आप में हिम्मत है इतनी, ताकत है इतनी, या गिरते हुए पानी के झरने से घुमा दो, चलती हुई हवा से घुमा दो, सब एक ही तरीके से घूमना चाहिए किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी आपकी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो मुझे इस कॉइल को घुमाना है। अब इस कॉइल को घुमाना है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट तब चलेगी जब इसके दोनों सिरों पर, यहाँ जो ये सिरे हैं, इनसे कोई हम कनेक्ट करें, बाहर अपना लोड कनेक्ट करें। तो अगर मैंने यहाँ दो तार बांध दिए, इसमें दो तार बांध दिए और ये घूमती जा रही, तो तार पे तो बल चढ़ जाएंगे। अगर मैंने दो तार सिंपली यहाँ बांध दी और ये घूमती जा रही है, एक सेकंड में से 50 बार घूमना, तो एक ही सेकंड में इतने तब बल बल चढ़ जाएंगे तार पे कि टूट जाएगा वो, कैसा भी तार हो। तो हमें बाहर सर्किट कंप्लीट भी करना है और वो तार पर बल चढ़ने भी नहीं देने हैं। तब इसके लिए इस एक खास अरेंजमेंट को बनाया जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, दो ये छल्ले हैं, दो ये रिंग है, दोनों दोनों वायर्स जो कॉइल के हैं, आखिरी सिरे हैं कॉइल के, इन सिरों पर दो छल्ले लगा दिए। मैंने तो उसी तार को मोड़कर ये रिंग बना दिया, वरना ये रिंग अलग लगे होते हैं। और फिर इनके बीच में एक शाफ्ट डाल दी। ये आपकी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की शाफ्ट हो गई बनी हुई। अब दोनों सिरे अलग अलग है, ये एक दूसरे से मिल नहीं रहे कहीं भी, करेक्ट। अब इसका रोटेशनल मोशन आपको कराना है, रोटेशनल मोशन इसका आपको देना है इसमें। तो अब क्या करना है रोटेशनल मोशन देने के लिए? इसे रोटेशनल मोशन देना और इसके कनेक्शन बाहर निकालने हैं। तो क्या करें? एक कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ टच करा दो इसको, दूसरा कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ टच करा दो, इस तरह से कि बस ये जस्ट टच रहे, और जब ये रोटेट करे तो भी ये जस्ट टच रहे, बिल्कुल रोटेट ना करे इसके साथ में। तो अब क्या हुआ कि जो भी यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दोनों सिरों पर, वो ईएमएफ आप इन कॉन्टेक्ट्स के जरिए बाहर सर्किट में ले सकते हैं। एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन सिंपल है इतनी। क्या है, इसे ड्रॉ करते हैं हम।
नॉर्थ साउथ पोल परमानेंट मैग्नेट से भी बनाए जाते हैं ये, और ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी बनाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करता है उसी इलेक्ट्रिसिटी से ये मैग्नेट बना दिया जाता है। अगर बहुत छोटा सा कोई जनरेटर है आपका, आप में से शायद किसी ने यूज करा हो, साइकिल के पीछे एक छोटा सा डायनुमा लगा लेते हैं, डायनुमा बोलते हैं उसे, देखा कभी किसी ने लगा हुआ? और उससे आप अपना बल्ब लगा लीजिए, जैसे जब साइकिल चलेगी तो बल्ब आपको जल जाता हो। डायनेमो है वो एक तरह का, वहां परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं। वहां कोई बहुत बड़ा मोशन नहीं है, वहां आपको बहुत बड़ी एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशनल जनरेटर्स है वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। एनीवे वो कैसे बनाया जाता है उससे फिलहाल हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट का। ये मैग्नेट कौन सा है? ये मैग्नेट आपका हॉर्स शू शेप मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है ये? हॉर्स शू शेप मैग्नेट, जिसमें कि मैग्नेट के दोनों पोल्स आमने सामने होते हैं। दोनों पोल्स ये आमने सामने। सिंपल सी बात है, एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट को आपने घुमा करके उसके नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के आमने सामने ला दिए। ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एयर में जा रही हैं वो बहुत छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको बन जाता है। दूसरा तरीका वही है कि कोर लगा देते हैं यहाँ, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है आपका? नॉर्थ से साउथ की तरफ है आपका बी वेक्टर। और क्या रख लिया गया? इसके बीच में रख ली गई क्या? एक कॉयल। कॉयल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 1 टन बना रहे हैं, जबकि ये हजारों टन होते हैं। बिल्कुल ये वाली कॉयल, बिल्कुल ये वाली कॉयल है जिसे रखा गया। इस कॉइल के दोनों फ्री एंड्स पर, दोनों एंड्स पर छल्ले लगा दिए गए, जहां ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और उसे हम बाहर अपने सर्किट में ले रहे हैं। ठीक है। और ये पूरी की पूरी एक शेफ्ट के ऊपर है, यहां इस शेफ्ट के ऊपर ऐसे लगी हुई है, फ्री टू रोटेट। किसके अबाउट? अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल। अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल। देखो एक एक्सिस तो ये भी हो सकती है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ऐसे ऐसे घूम नहीं घूमेगी ये। एक एक्सिस कौन सी है? ये मेरा पेन, ये रहा, इस टाइम एक्सिस है इसकी। लेकिन ये कौन सी एक्सिस है? दिस इज द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल। इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है। ठीक है। दोनों तरफ कौन से पोल है? इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और उस नॉर्थ पोल साउथ पोल में इसे रोटेट किया जा रहा है। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन ऑफ कॉइल। कॉइल की प्लेन में। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। बड़े जनरेटर, प्रोफेशनल जनरेटर में एक कॉइल नहीं होती, दसियों कॉइल्स होती है, बहुत सारी कॉइल्स होती है, सब मिलकर एक साथ काम करती है। तो एक कॉइल पे भी वही बात है, 10 पे भी वही बात है। ये ऐसे ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है। कैसे रोटेट कर रही है? ये रोटेशन है इसका। और कहाँ रोटेट कर रही है ये? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही है। तो जब ये रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज डिक्रीज होना है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या हुआ? इसके सिरों पर ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो ये कॉयल रखी हमने, और कॉयल के दोनों सिरे ये निकाल लिए। राइट। एक सिरे पर, एक सिरे को जोड़ दिया आपने एक रिंग से। ये रिंग बिल्कुल ऐसा रिंग है जैसे ये आपको दिख रहा है। ये आपको दो रिंग दिख रहे हैं समझो। एक रिंग ये रहा, एक रिंग ये रहा। यहां से तार लिया, इस रिंग के साथ जोड़ दिया, इसके अंदर से निकाला तार, अगला तार इस रिंग से जोड़ दिया। दो अलग अलग रिंग है बिल्कुल। ये रिंग लिया, ये कनेक्शन, और ये दूसरे रिंग से यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है। आप में से ज्यादातर बच्चे इसे गलत बनाएंगे, डायग्राम को ज्यादातर गलत बनाएंगे। और मैं जिस बात को ठोक बजा के कहता हूं कि इसे गलत मत करना, यहाँ ये वाली गलती के चांस है, वहां तो निश्चित रूप से गलती बनना है। मगर मैं भी आदत से मजबूर हूं।
और कैसे गलत बनाएंगे वो भी देख लो। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, कैसे बनाओगे गलत? ये 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 इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जी? ऐसी तो बना रखा आपने भी, देखो तो ऐसी तो बना रखा जैसे भी ये रहा, ऐसी तो बना हुआ, बिल्कुल सही बना हुआ, बढ़िया बना हुआ, एकदम बढ़िया, ओरिजिनल कंपनी का किर्लोस्कर। अब इन दोनों छल्लों से, जहां आपने ये छल्ले लगाए हैं, ये दोनों आपके रिंग है, इन रिंग से टच करते हुए आपको दो कांटेक्ट बनाने हैं। ये जो टच करने वाले कॉन्टेक्ट्स हैं, ये जो टच करने वाले कॉन्टेक्ट्स हैं, ये स्पेशल बनाए जाते हैं जो बहुत स्मूथली मूव भी करें। भाई जब ये कॉन्टेक्ट यहाँ लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ घूम रहा है ऐसे, और इसे लगातार कॉन्टेक्ट पे रहना, कॉन्टेक्ट में रहना, फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन भी ना हो और कॉन्टेक्ट भी बना रहे। और इसके लिए बहुत ही बढ़िया नेचर ने मटेरियल बना दे रखा हमें, ग्रेफाइट या कार्बन, सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, कार्बन। एक कांटेक्ट यहां लगा दिया, एक कांटेक्ट यहां लगा दिया, जरूरी नहीं कि आमने सामने हो, दोनों कांटेक्ट यहां भी हो सकते हैं आपके। हम अपने डायग्राम को कंजेशन से बनाने के लिए अदर, ये कॉन्टेक्ट्स हैं, इनका नाम रख लेते हैं B1 B2। और ये दोनों जो रिंग्स हैं, इनके भी नाम रख लेते हैं S1 एंड S2। करेक्ट। ये दो कॉन्टेक्ट है, कार्बन ब्रश इन्हें बोलते हैं, जो आपके इन रिंग्स के साथ में, कौन से वाले रिंग्स, ये रिंग है आपका, और इस रिंग के साथ में ये जस्ट कांटेक्ट में है, घूमता भी रहेगा। और क्योंकि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बहुत बढ़िया लुब्रिकेंट है अपने आप में, और फ्रिक्शन बहुत कम होता है जब वहां मूवमेंट होता है, तो ये घूमता भी रहेगा और चलता भी रहेगा। राइट। हालांकि एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, ब्रशलेस होते हैं जनरेटर, एक्चुअल रियल जनरेटर ब्रशलेस होता है। लेकिन प्रिंसिपल समझना हमें, तो ये समझेंगे। और फिर यहां से एक्सटर्नल सर्किट में लगा दिया, इसे हम कहेंगे क्या, लोड, जिसे भी हमने ये चलाना है, ये लोड हो गया। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैपेबल है, इट दिस होल स्ट्रक्चर इज कैपेबल टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस in the plane of coil. This is the axis of rotation. This is the axis of rotation. इस एक्सिस पर इसको रोटेट कराया जाना है। कौन रोटेट कराएगा, कैसे रोटेट कराया जाना, फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं, रोटेट हो रहा है। ठीक है। इस कॉइल के मैं नाम दे देता हूं यहां, A B C D। ओके। अब देखना जरा ध्यान से, ये मेरी कॉइल है, कॉइल का ये वाला सिरा, हालांकि मेरी कॉइल तो बड़ी होगी, फ्रेम के बाहर निकल रही कैमरे के, लेकिन कॉइल का ये वाला सिरा, एक एक एंड, एक आर्म, कौन सी आर्म, देखो इस पर मैंने धागा भी बांध रखा है, दोनों आर्म में कंफ्यूजन ना हो। ये आर्म है A B C D, A B C D। करेक्ट। ये रही नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसे आप रोटेट करा रहे हो, रोटेट करा रहे हो। करेक्ट। इसमें करंट इंड्यूस होगी, EMF इंड्यूस होगा, कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके। तो राइट हैंड रूल लगाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, कोई आ जाओ, क्योंकि मैं इसे उल्टा हाथ ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। आ जाओ, आ जाओ, कोई आ जाओ इधर। काव्य ही क्यों आएंगे, काव्य के अलावा और कोई नहीं आ सकता क्या? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा रहे हैं आप यहाँ। ये फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर नॉर्थ पोल है, मेरे राइट हैंड साइड पर साउथ पोल है। किसका,
उस मैग्नेट का जिसके मैग्नेटिक फील्ड में इसे आप रोटेट कर रहे हो, भले ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, कुछ भी है। करेक्ट। ये अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन। ध्यान से देखना जरा। अब इस आर्म का मोशन ये रहा, ऐसे आप घुमा रहे हो तो आर्म कहां जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज दैट मोशन। तो अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां है? देखना ध्यान से। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कहां आ रही है? ए से बी की तरफ आ रही है। ए से बी की तरफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है। इसके अगेंस्ट जब आप सामने वाली आर्म पर यही लॉ लगाएंगे तो यहां सामने वाली आर्म, एक आर्म जा रही है अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के, आउट ऑफ प्लेन, तो दूसरी जा रही है क्या? इनटू द प्लेन। दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? फिर से वही बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इस बार मोशन क्या हो गया? डाउनवर्ड्स। तो करंट इसमें कहां से कहां है? सी से डी की तरफ। तो इस पूरे फ्रेम में करंट हो गई ए बी सी डी। बात समझ आई इतनी? खड़े रहना भी है। इसे आप रोटेट कर रहे हैं, कैसे रोटेट कर रहे हैं? ये आपका रोटेशन है एट ए कांस्टेंट एंगल ओमेगा। ए बी आर्म अभी आउट ऑफ प्लेन चल रही है, आउट ऑफ प्लेन चल रही है। यानी ये ए बी आर्म क्या है? ये इस प्लेन के बाहर ऊपर की तरफ निकल कर आ रही है। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कहां है? ए से बी की तरफ। सी डी आर्म कहां जा रही है? सी डी आर्म अंदर जा रही है इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। तो यहां डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सी से डी की तरफ है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। अब इस सर्किट को पूरा करते हैं। ए बी सी डी, यहां मैं डायरेक्शन ऑफ करंट पूरी लिख रहा हूं। कौन सी डायरेक्शन ऑफ करंट है बताओ? डायरेक्शन ऑफ करंट ए से बी से डी से सी डी। अब डी, डी से कहां आई बताओ देखना? किसमें आई? S2 में आई। S2 से किसमें? B2 में। B2 से कहां? लोड। लोड से कहां? B1। और B1 से कहां? और S1 से ए। सर्किट कंप्लीट हो गया। लोड में करंट की डायरेक्शन आप देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। लोड में करंट की डायरेक्शन क्या है? B2 से लोड और फिर B1, B2 से B1 की तरफ। तो यहां एक्सटर्नल सर्किट में अगर करंट हम ड्रॉ करें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। ये कॉइल आपकी, ये कॉइल ए बी सी डी, ए बी जा रही है ऊपर, सी डी जा रही है डाउनवर्ड्स, और ये इसका मोशन आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है? सी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, और फिर बाकी एक्सटर्नल सर्किट में। ओके। अब आधा चक्कर पूरा हो गया। हाफ टर्न के बाद, हाफ टर्न के बाद आपके इन आर्म्स की पोजीशन बदल गई। जहां पहले, ये ऐसे देख लीजिए, ए बी था, आधे चक्कर के बाद वहां क्या आ गया? सी डी आ गया। जहां पहले सी डी था वहां अब ए बी आ गया। ठीक है। तो एग्जाम में भी आपको दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं। एग्जाम में भी आपको दो ही डायग्राम ड्रॉ करने, मैं भी दो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां आपका अभी करंट की डायरेक्शन है, लोड में करंट की डायरेक्शन है B2 से लोड और लोड से B1। लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन है ए से बी, बी से सी, सी से डी। अगली कंडीशन क्या बनी इसकी? अगली कंडीशन ये बनी कि ए बी और सी डी की पोजीशंस आपस में इंटरचेंज हो गई।
नॉर्थ पोल साउथ पोल एज इट इज बने रहे, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट के एज इट इज बने हुए हैं, लेकिन जो कॉइल है, कॉइल की पोजीशन चेंज हो गई। इसमें भी मिस्टेक करते हैं बनाने में सारे बच्चे, ज्यादातर, सारे नहीं सॉरी। और खास तौर पर जिसमें कह दिया मैंने कि यहाँ मिस्टेक मत करना, वो तो करनी ही करनी है, वो तो करनी करनी है। किताब में एक ही डायग्राम बना हुआ है, सारी किताबों में एक ही डायग्राम बना हुआ है, दूसरा डायग्राम बना हुआ नहीं है। मैं क्यों बनवाता हूं दो डायग्राम? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। पोजीशन बदल गई, जहां ए बी थी वहां सी डी आ गई, जहां सी डी थी वहां ए बी आ गई। ये क्या हो गया? ए बी सी डी। डिफरेंस देखिए ध्यान से, यहां ये वाला तार लंबा लिया है मैंने S2 तक, ये छोटा लिया S1 तक। इस अभी इस पोजीशन पर छोटा वाला लेफ्ट साइड में है, बड़ा वाला राइट साइड में है। यहां बदल गई पोजीशन, इंटरचेंज हो गया, करेक्ट। लेकिन जो ब्रश B1 और B2 है, वो एज इट इज अपने साथ जो के त्यों कांटेक्ट में बने हुए हैं। ब्रश B1 और B2 लगातार कॉन्टेक्ट्स में बने हुए हैं। ये ब्रश B1 और B2 कार्बन ब्रश जो के जो कांटेक्ट में बने हुए हैं, और बाहर का एक्सटर्नल सर्किट जैसा का तैसा, ये एक्सटर्नल सर्किट लोड, राइट। अब फिर से हम इस पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाकर डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करें। डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करेंगे, वही का वही रूल हमें लगाना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं है। प्रकृति के जो नियम है वो अपनी जगह काम करते रहते हैं, उन नियमों को हमारे घूमने से, रुकने से, रोने से, हंसने से कोई मतलब नहीं होता। अभी यहां देखिए, ए बी ऊपर जा रही थी और सी डी डाउनवर्ड थी, इनटू द प्लेन थी। लेकिन अब कंडीशन पलट गई, पलट गई। तो अब ए बी कहां जा रही है? इनटू द प्लेन जा रही है, और ये जो सी डी है ये अप द प्लेन आ रही है। ये मैग्नेट, ये दोनों तरफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये कंडीशन थी तो ये मेरी तरफ आ रही थी, अप द प्लेन। मैं इसे प्लेन मान के चल रहा हूँ, अपनी तरफ को अप द प्लेन कह रहा हूँ, आपकी तरफ को डाउन द प्लेन। तो अभी ए बी अप द प्लेन है मेरी तरफ, और ये आपकी सीडी डाउन द प्लेन है मुझसे आपकी तरफ को। तो इसमें कैसे ये लगाया था इन्होंने, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे फाइंड की थी, करना एक बार फिर से। ये मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन ये मेरी तरफ को थी, कौन सी? ये अंगूठा, ये ए बी साइड के पर लगा रहे हैं, जो मेरी तरफ आ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें कहा थी? ए से बी। अब आधा चक्कर के बाद स्थिति पलट गई, अब सीडी है ये। अब यहां कौन सी है? सीडी। ये जिस पर मैंने धागा बांधा पलट गई था ये। अब सीडी पर लगा रहे हैं, तो सीडी पर ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और अब ये सीडी मेरी तरफ आ रही है, आपसे मेरी तरफ आ रही है, यानी अप द प्लेन है। और ये मुझसे आपकी तरफ जा रही है, तो इनटू द प्लेन है। अब वही फॉर्मूला लगाया, वही राइट हैंड रूल। ये थंब, थंब देखिए इन्होंने थंब आपसे मेरी तरफ कर लिया इस आर्म के लिए, ये आर्म चल रही है। तो अब डायरेक्शन, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है? ये पॉइंट देखो ध्यान से, ये ए बी सी डी, और ये पलट गए, तो ये पॉइंट मेरा डी है, ये पॉइंट सी है। तो अब डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ है? डी से सी की तरफ है। और इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो बी से ए की तरफ आ गई, पलट गई डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पलट गई। ठीक है। अब मैं यहां अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बनाऊं,
तो यहाँ करंट की डायरेक्शन डी से सी, करंट की डायरेक्शन बी से ए। अब इस पूरी करंट को हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। बी से ए से ही शुरू कर रहा हूं मैं। ए से कहाँ आई है बताओ? ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। ए से कहाँ? S1। S1 से कहाँ? B1। अब ध्यान से देखना, ए से ए से ए से S1, ए से S1, S1 से B1, B1 से लोड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। B1 से लोड, लोड से कहा? B2, और फिर B2 से कहा? S2, S2 से कहा? D, D से कहा? C, C से कहा? B, और B से फिर वापस सर्किट कंप्लीट A। अब यहां अगर आप देखें, लोड में अगर आप करंट देखें तो इस बार लोड में करंट B1 से B2 की तरफ को है। पहले के लोड के थ्रू करंट थी कहां? B1 से B2 की तरफ। ध्यान से देखिए, सॉरी B2 से B1 की तरफ थी ये लोड में। और इस बार क्या हुआ? इस बार करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, B1 से B2 की तरफ हो गई। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो गई। मतलब यहां से आप चले यहां तक, ये कॉइल सर्किट में बाहर करंट भेज रही है क्लॉकवाइज, तो अगले आधे चक्कर में सर्किट में करंट भेज रही है कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। करंट कीप्स ऑन चेंजिंग इन डायरेक्शन पीरियोडिकली। आप एक सेकंड में से 50 बार घुमा रहे हो। आप एक सेकंड में से कितना घुमा रहे हो? 50 बार। तो 50 में से 100 बार ये क्लॉकवाइज, फिर 100 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर 100 बार क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। और ये काम एक सेकंड में कितनी बार होना? 50 बार। दिस इज द कॉल्ड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। आप सबके हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज पर आती है, यानी कि 1/100 सेकेंड के लिए अगर क्लॉकवाइज करंट चल रही है, तो फिर नेक्स्ट 1/100 सेकेंड के लिए करंट की डायरेक्शन उसी सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है इतनी बात? अगर यहां इस लोड की जगह आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देते, यहां इस लोड की जगह अगर आपने यहां डाला होता एक गैल्वेनोमीटर, तो इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की नीडल कहां थी? इधर डिफ्लेक्शन शो कर रही होती। और आधा चक्कर जब पलट गया, तो उसी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, अब आपकी जो निडल है गैल्वेनोमीटर की, उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गया होता। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपको बताता है, राइट? फिर से एक बार डिस्कस कर लीजिए। कॉइल की ये पोजीशन हमने इनिशियल ली है कब? जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही हैं। प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वर्किंग में ये सारी चीजें आपको माइंड में एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी कि कब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स क्या है? जब ऐसे प्लेन पैरेलल हो गया तो अब फ्लक्स क्या है? फ्लक्स जब मैक्सिमम है तो ईएमएफ क्या है? जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट क्या है? 4-5 चीजें एक साथ माइंड में लेके चलनी पड़ेगी। ये पोजीशन ऑफ कॉइल विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड क्या है? पोजीशन क्या, ओरिएंटेशन क्या है? प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इस पोजीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रिलेवेंस बन रहा है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल। लेकिन
इंड्यूस्ड करंट, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है। क्यों जीरो? अभी मैथमेटिक्स में निकल कर आ जाएगा। भले ही मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम है, जीरो है, तो इसलिए ईएमएफ जीरो है। अब 1/4 टर्न तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स घटता चला गया। क्यों घट रहा है? क्योंकि देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अभी इसके अंदर से पास हो रही थी, अब इसके बाहर से जाने लगी। और कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या तो ऊपर से निकल गई या नीचे से निकल गई। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जीरो, लेकिन इस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम है, तो इसके एंड्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमम जाएगा। ओरिएंटेशन कॉइल का क्या है? पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? जीरो। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? मैक्सिमम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स घटना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होना चला जाएगा। अब फिर से क्या हो गया? फिर से प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? मैक्सिमम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, तो ईएमएफ जीरो। डायरेक्शन अभी तक एक डायरेक्शन करंट की थी, ये ए से बी, बी से सी है। अब क्योंकि प्लेन उल्टी हो गई, देखो यहां से अभी आर नीचे थी, अब ये ऊपर पहुंच गई। अब फिर से वही काम होगा जो आधे चक्कर में हुआ था। क्या? कि मैग्नेटिक फ्लक्स घटना शुरू हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ना शुरू हुआ, ईएमएफ इंक्रीज होना शुरू हुआ, मैक्सिमम हो गया ईएमएफ, मिनिमम जीरो हो गया फ्लक्स। ओरिएंटेशन क्या हो गया? फिर से प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। और फिर से अब क्या हुआ? इसके आगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगा। फील्ड न बोल देना कभी भी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा त्यो बना हुआ अपनी जगह, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना शुरू हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज होकर वापस जीरो हो गया। तो एक पूरे टर्न में, एक पूरे जो टर्न लिया है, एक पूरा टर्न लेने में मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो और फिर मैक्सिमम, 4 वेरिएशन हो गए। मैक्सिमम से जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम जीरो से फिर मैक्सिमम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, क्योंकि प्लेन पलट गया। अपोजिट डायरेक्शन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लेन उल्टा हो गया अभी। मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहा, लेकिन इसका प्लेन तो उल्टा हो गया, अपोजिट। एक पूरे चक्कर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो से मैक्सिमम, फिर घटकर जीरो, फिर डायरेक्शन बदल दी इसने अपनी, और बदली हुई डायरेक्शन में जीरो से मैक्सिमम, फिर बदली हुई डायरेक्शन में ही मैक्सिमम से जीरो। एक चक्कर में 2 बार, एक टर्न में 2 बार ऐसी कंडीशन आएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल मैक्सिमम है। एक चक्कर में 2 बार ऐसी कंडीशन आएगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जीरो है। एक चक्कर में 2 बार ऐसी कंडीशन आएगी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड मैक्सिमम है, चाहे वो निगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो। एक चक्कर में 2 बार वो कंडीशन आएगी जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा है? अच्छा, यहां जो आप रोटेट कर रहे हो, इसे रोटेट कर रहे हैं आप एक फिक्स एंगुलर स्पीड पर। तो ये जो भी चेंज है ये वेरिएबल है पीरियोडिक। हमने हमारे घर पे सप्लाई आ रही है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मीनिंग क्या है? जिस जनरेटर से इसे बनाया जा रहा है वहां ये कॉयल 1 सेकंड में 50 बार घूम रही है। जो भी वेरिएशन है वो एक साइकिल 50 बार पूरी हो रही। अब साइकिल का वर्ड, एक नया वर्ड आ गया। यहां से चले आप, यहां से चले, आपकी साइकिल शुरू हुई, 3-4 सारे साइकिलिक है, सारे फैक्टर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज डिक्रीज होना भी साइकिलिक है। मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, साइकिलिक है बिल्कुल, सेम टाइम में प्रोसेस हो रहा है।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है साइक्लिक। ईएमएफ इंड्यूस है, यहां ईएमएफ इंड्यूस जीरो, मैक्सिमम घट के जीरो हो गया, डायरेक्शन पलट गई, मैक्सिमम हो गया, फिर घट के जीरो हो गया, तो ईएमएफ का भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। कैसा हो रहा है? पेरियोडिक। बस यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है, एन ईएमएफ दैट कीप्स ऑन चेंजिंग पीरियोडिकली in magnitude and direction is called alternating EMF. A current that keeps on changing periodically in magnitude and direction is called alternating current. AC करंट मत लिखना उसे, AC में पहली करंट लिखा हुआ, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन जो करंट ना मैग्नीट्यूड में चेंज हो ना डायरेक्शन में चेंज हो, वो करंट कैसी है? स्टेडी करंट, राइट। अब इसकी हम मैथमेटिक्स करते हैं।